So today we are going to start with Coulomb's law. Coulomb's law is quite similar to the Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation में आपने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो masses हैं m और m2 and they are separated by certain distance r, then force is directly proportional to the product of masses and it's inversely proportional to square of distance between them. इसमें हम दो charges की बात करेंगे. Most fundamental law in electrostatics कि अगर मेरे पास दो point charges रेस्ट पे हैं, force between two point charges at rest, जैसे F is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them. Now what does it mean? मॉड क्यों लगाया पहले? मॉड लगाने का मतलब है कि अभी हम फोर्स की स्केलर फॉर्म लिख रहे हैं. स्केलर फॉर्म तो फोर्स हमेशा पॉजिटिव ही होगी. आपको पता है Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट नेगेटिव में आ जाएगा, पर फोर्स हमें पॉजिटिव में ही लेनी है, तो इसलिए मैंने मॉड लगा दिया. एंड यू कैन से दैट F is equals to Q1 Q2 का r square. नाउ पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या होता है और पॉइंट चार्जेस हमने क्यों लेने हैं? इट्स नॉट कि पॉइंट चार्जेस के बिना एप्लीकेबल नहीं है. पॉइंट चार्जेस का मतलब यहां पे सिर्फ ये है कि हमने चार्ज की डायमेंशंस को नेग्लेक्ट करना है एज कंपेयर टू अदर डिस्टेंसेस. सो यू कैन से फॉर पॉइंट चार्जेस r is very large as compared to dimensions of charge body. पॉइंट चार्ज नेवर इंप्लाइज कि बॉडी छोटी है. जैसे हम ग्रेविटेशन में भी पढ़ते थे, जब हम अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं तो अर्थ और सन दोनों को पॉइंट बॉडीज मान सकते हो. ऑल्दो अर्थ और सन दोनों बहुत बड़े हैं तो हम उसको पॉइंट बॉडी मान सकते हैं, बिकॉज एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन द साइज इज वेरी स्मॉल. इसी तरह इसमें एक और ऐसा नहीं कि एक बॉडी पॉइंट चार्ज है तो हमेशा पॉइंट ही होगी. मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल ऑफ द साइज ऑफ फुटबॉल, अगर मैंने उसको एक टेबल पे रख दिया तो you cannot say they are point charges because as compared to their size, distance between them is not very large. वही दोनों फुटबॉल, एक को यहाँ रखा एक को यहाँ से 4 किलोमीटर दूर रख दिया तो फिर आप उसको पॉइंट मान सकते हो. सो कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस. और पॉइंट हम इसलिए लेते हैं ताकि हमें दो चार्जेस के बीच में जब डिस्टेंस r दिया है तो r हम कौन से दो पॉइंट्स हैं तो उनको हमने पॉइंट ही मान लिया. यहाँ अगर आपके पास डायमेंशंस होते तो सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ता, तो हम वो सब में नहीं जाते. वी अज्यूम इट्स अ पॉइंट चार्ज. अब ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k है, ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा. पहला आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन सा है, SI है CGS है कौन सा है, और सेकंड मीडियम बिटवीन चार्जेस. सो इन दो चीजों पे डिपेंड करेगा. अगर हम लेते हैं कि क्या SI कि हमारे पास SI सिस्टम है, हमने मेनली इसी के साथ ही डील करना है. इन SI विद वैक्यूम बिटवीन चार्जेस, एयर के लिए भी ऑलमोस्ट सेम वैल्यू होगी. K is ये वैल्यू आपको याद रखनी है because it will be used in all the numericals of electrostatics. Epsilon naught जो लिखा हमने, this is epsilon naught. This is called absolute permittivity of vacuum. इसकी वैल्यू होती है it's 8.854. So
तो इसी की वैल्यू डाल के हमने k की वैल्यू निकाली, बट यू हैव टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर मैं k की वैल्यू लेता हूं तो फोर्स इन वैक्यूम की कितनी होगी? अगर दो चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो फोर्स बिटवीन देम इज 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square। बट अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम है, तो जो नेट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी दैट विल चेंज। If there is some medium between the charges, MNS से यहाँ पे permittivity of vacuum की जगह it will be permittivity of medium, or you can also write it as where epsilon m is absolute permittivity of medium and epsilon r is relative permittivity. So force in medium will be, either you can write it in this form, or you can say it's अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो, ये टर्म क्या है? दिस इज फोर्स इन वैक्यूम। अगर ये फोर्स इन वैक्यूम है तो मैं फोर्स इन मीडियम को लिख सकता हूं, इट्स force in vacuum upon epsilon r. Epsilon r is also sometimes referred as dielectric constant of the medium, and it's denoted by K. It's called relative permittivity or dielectric constant. और K की value experimentally it was found to be it's always greater than 1. That means force in medium. So कभी भी दो चार्जेस के बीच में मीडियम आएगा तो उनके बीच में जो नेट फोर्स होगी वो कम हो जाएगी। इसका आपने प्रैक्टिकल यूज देखा से इलेक्ट्रोलिसिस में। अगर सोडियम और क्लोराइड आयन है, एयर में है तो वो सेपरेट नहीं होते, बट सॉल्यूशन स्टेट में दे सेपरेट, सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव आयन। नाउ व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज़ अगर दोनों चार्जेस के बीच में सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है प्लस ई, क्लोराइड के ऊपर माइनस चार्ज है माइनस ई, तो जब इनके बीच में वाटर एज अ मीडियम आ जाएगा तो वाटर के लिए K की और एप्सिलॉन r की वैल्यू होती है 81 अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब वाटर में जो फोर्स होगी दैट इज 81 टाइम्स लेस देन फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन एयर। और उनमें फोर्स कौन सी थी? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज था, उनमें फोर्स थी अट्रैक्टिव। तो जब उनके बीच में मीडियम आ गया वाटर, तो उसने उस अट्रैक्टिव फोर्स को कम कर दिया। अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी मतलब अब उनको सेपरेट करना आसान है। सो वी सेड जब भी कोई मीडियम आएगा तो दैट विल चेंज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। अब इसमें एक कंफ्यूजन नॉर्मली रहती है सबको, हम कहते हैं मीडियम डालने से फोर्स बदल गई। फोर्स इज द नेट फोर्स की बात हो रही है, नेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। नेट फोर्स और फोर्स में फर्क होगा, बिकॉज अगर दो चार्जेस है Q1 Q2 तो उनके बीच में कुछ फोर्स है। मीडियम डालने से मीडियम भी उन चार्जेस पे एक फोर्स लगाएगा, तो उससे नेट फोर्स बदलेगी जो किसी चार्ज पार्टिकल पे लग रही है। मतलब Q1 पे जो नेट फोर्स लगे, नेट फोर्स मतलब Q2 के कारण प्लस मीडियम के कारण, वो कम होती है। अगर मैं पूछूं Q2 ने Q1 पे कितनी फोर्स लगाई, वो अभी भी सेम है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ टू बॉडी इंटरैक्शन। टू बॉडी इंटरैक्शन का मतलब है force between two charges depends on, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, force between two charges does not depend on medium, net force depends on medium। Q1 और Q2 पे जो नेट फोर्स लग रही है वो मीडियम पे डिपेंड करेगी, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स है दैट विल नॉट चेंज। सेकंड प्रॉपर्टी इज इट्स अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है? ऑलवेज एक्ट्स अलोंग
line joining the two charges. It is conservative force. कंजर्वेटिव फोर्स 11th में क्या पढ़ा था? कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जिसमें जो फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स है वो जो वर्क करेगी, दैट वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉरवर्ड। नॉर्मल हम क्या गलती करते हैं, हम लिख देते हैं फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉरवर्ड। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है वर्क डन बाय दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉरवर्ड। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकती है, शुरू से पढ़ रहे हैं हम। So ये मेन प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम यूज करेंगे जब हम फर्दर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब अगर सीजीएस में बात करें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की, जैसे इन सीजीएस सिस्टम द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के सीजीएस मीन सीजीएस इलेक्ट्रोस्टैटिक, आगे जाके हम सीजीएस मैग्नेटिक भी करेंगे। K is equal to 1 in S, right? In some medium, there is a vacuum, there is a medium. इसका मतलब फोर्स इन वैक्यूम सीजीएस में अगर हम लिखें, it's Q1 Q2 by R square. You can say it's 1 upon epsilon R into force in vacuum. So this is basically Coulomb's law. So Coulomb's law के बारे में समझ में आया। दो चार्जेस हैं, वेक्टर फॉर्म में भी हम इसको करेंगे, उनके बीच में जो फोर्स होगी इट्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। नेट फोर्स जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करेगी कि दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना और उनके बीच में मीडियम कौन सा। अब हमने कहा कि अगर पूरा मीडियम फिल्ड है तो फोर्स k टाइम्स या एप्सिलॉन r टाइम्स कम हो जाती है, बट अगर पार्शियली फिल्ड हो तब तो उसके लिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अगर मैं आपसे एक बेसिक चीज पूछूं कि मेरे पास दो चार्जेस हैं और उनके बीच में मीडियम है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन, डिस्टेंस r है, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r। तो अगर मैं SI में इसके बीच में फोर्स लिखूं तो क्या आएगी? फोर्स इन मीडियम इज ये फोर्स आएगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं मीडियम की जगह इन चार्जेस को एयर में रखूं तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए ताकि फोर्स ना बदले? समझ में आया? दो चार्जेस हैं, मैंने इनको मीडियम में रखा तो इनके बीच में डिस्टेंस r था और ये फोर्स थी। मैं इनके बीच में एयर में अगर इनको एयर में रख दूं तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है कि फोर्स वही आ जाए जो मीडियम के साथ आ रही थी। तो इस केस में फोर्स कितनी होगी? और ये दोनों फोर्सेस, फोर्स इन मीडियम और फोर्स इन एयर सेम कब आएंगे? ये सेम आएंगे अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए हमारी। मतलब r डैश की वैल्यू क्या आ गई? r डैश स्क्वायर इज r डैश इज इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस r इन मीडियम इज इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस r डैश इन एयर।
कि अगर कभी भी दो चार्जेस के बीच में हमें डिस्टेंस दिया है r और मीडियम है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r, तो उस डिस्टेंस को आप इस डिस्टेंस से रिप्लेस कर दो और मीडियम की जगह एयर मान लो तो फोर्स सेम ही आएगी। अब मेरे पास अगर ऐसे दो चार्जेस हैं, कूलम्ब्स लॉ विद पार्शियली फिल्ड मीडियम, मतलब ऐसे दो चार्जेस थे, इनके बीच में मीडियम है तो वो टी रीजन में, टोटल डिस्टेंस आ रहा है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r माइनस टी। अब हमने क्या था, पूरा एयर का फॉर्मूला भी पता है, पूरे में मीडियम है तो भी पता है। अब मैंने कहा कि पार्शियली फिल्ड है, r माइनस टी रीजन में एयर है और t रीजन में डाइलेक्ट्रिक है, तो दिस डिस्टेंस t इन अ मीडियम इज इक्विवेलेंट टू corresponding डिस्टेंस इन एयर कितना होगा, अंडर रूट एप्सिलॉन r t इन एयर। तो फोर्स कितनी हो जाएगी, इफेक्टिव डिस्टेंस कितना हो गया, r माइनस t तो एयर ही थी, प्लस मीडियम की जगह भी हमने एयर का डिस्टेंस ले लिया, अब फोर्स हो जाएगी ये फोर्स का फॉर्मूला बन गया, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अगर पूरे में मीडियम फील्ड होता, मतलब if T is equals to R, फोर्स क्या आती, that means पूरे में मीडियम फील्ड हो तो यही फॉर्मूला बड़ा, पार्शियली फील्ड है तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इन R and out of that in the distance in T region you have a dielectric field. So आपको दो केस आ सकते हैं, पूरा फील्ड भी हो सकता है, पार्शियली फील्ड भी हो सकता है। न्यूमेरिकल्स में नॉर्मली कंपटीशन में एप्सिलॉन r की वैल्यू ऐसे नहीं, कैलकुलेशन आसान हो जाए, 16 ताकि अंडर रूट लेना आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। सो ये देख लो, इसमें कोई डाउट है तो, अदरवाइज यू कैन नोट डाउन दिस फॉर्मूलास। तो इसके बाद हम करेंगे कि अगर हमने वेक्टर फॉर्म में करना हो, इट्स रिलेटिवली सिंपल, क्वाइट सिमिलर टू जो आपने न्यूटन्स लॉ इन ग्रेविटेशन पढ़ा था वेक्टर फॉर्म में, कि अगर दो चार्जेस हैं q1 का पोजीशन वेक्टर r1 और सिमिलर चार्जेस दे रहे हैं, तो q2 q1 को रिपेल करेगा, इसको हम लिख देते हैं दिस इज F12 क्या हो गया, किस पे फोर्स लग रही है, एंड F21 इज फोर्स ऑन। अगर मैं पूछूं ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा, दिस इज R21, displacement vector from q1 to q2 and R2 is displacement vector from
कौन से, अगर मैंने F2 की वैल्यू लिखनी है कि Q2 पे कितनी फोर्स लगी, Q2 पे कितनी फोर्स लगी, तो F12 की डायरेक्शन कौन सी है, सेम एज R21। तो मैं F12 की डायरेक्शन लिखने के लिए पोजीशन वेक्टर यूज कर सकता था। अगर मेरे को बताओ, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मॉड हट जाएगा और हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। F12 और एयर में ले रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनके बीच में डिस्टेंस है R21, सिमिलरली दिस विल बी R12। और F12 की डायरेक्शन कौन सी है, सेम एज R21, और डायरेक्शन के लिए कौन सा वेक्टर यूज होता था, यूनिट वेक्टर। तो आई कैन आल्सो राइट दिस एज and unit vector is vector divided by its magnitude. Eleventh में पढ़ा था फॉर्मूला आपने, so you can write this is नीचे आ जाएगा R21 क्यूब इनटू वेक्टर R21। दिस इंडिकेट्स कि F12 की और इसकी डायरेक्शन सेम है। सिमिलरली F21 लिखोगे तो क्या आएगा, अगर हम F21 लिखें, F21 की डायरेक्शन कौन सी है, सेम एज R12। This will be Q1 Q2 by, और R12 और R21 मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट। You can write it as ये वैल्यू कौन सी आ गई, दिस इज F21 12, दिस मींस F21 is equals to minus of F12। बोर्ड का आर्टिकल है, टिपिकल कंपटीशन में इसमें कुछ खास पूछने वाला है नहीं। इसमें प्रूफ क्या हो रहा है, देयर इज न्यूटन्स थर्ड लॉ कि Q1 ने Q2 पे जो फोर्स लगाई है दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू जो Q2 ने Q1 पे फोर्स लगाई। सो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड दे ऑलवेज एक्ट इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस। सो ये कूलम्स लॉ, आप नेक्स्ट टाइम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे।